आपने एजाज जान को सपोर्ट तो किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आइंदा वक्त आने वाला है उसमें एजाज जान आपको डिच करेंगे, आपको धोखा दे देंगे। इस सब तनकीद को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे नसीब का मालिक तो एजाज जान नहीं है, मेरा नसीब तो मेरे अल्लाह ने लिखा हुआ है। इन्हीं जैसे लोगों ने यही चीज करके रखी है कि कश्मीरी शायद जीत गया, अब गुज्जर को डिच करेगा, गुज्जर जाके कल कश्मीरी को करेगा, और यही पुरानी सियासतों में ये लोग करते आए। जो कुछ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, यही अगर गुजरात के साथ होता, यही अगर पंजाब के साथ होता, यही अगर आसाम के साथ होता, तो मैं पूछता सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप बताओ माजरा क्या है। ये मैंने ना लड़के जो लड़ाई अपने अवाम के लिए लड़ी है, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी मुझे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है 370 और 35 की रिस्टोरेशन, उसके लिए भी आप कोशिश करेंगे? तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मंशूर वो मेरा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या है, वो तो कांग्रेस, हम तो यही कह रहे हैं। नंदी छूल का एक हमने 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना के टूरिज्म को दिया हुआ है। हाल ही में ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के नताइज आए, और ये इन नताइज में इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो बहुमत के साथ जीत अपनी दर्ज करते हुए जम्मू कश्मीर में अलायंस को देखा गया है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज डीडीसी लोरन रियाज बशीर नाज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया टीएसएल के साथ जुड़ने के लिए। किस तरीके से रियाज साहब आप देखते हैं कि जिस तरीके से खिताए पीर पंजाल में अक्सर हमने देखा है कि गुज्जर पहाड़ी की एक लड़ाई लड़ते हुए लोगों को देखा है, और इलेक्शन के दौरान ये लड़ाई काफ़ी जो है अरूज पर आ जाती है, जिससे इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो आप लोरन से जब आपने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, तो हम अगर माने तो लोरन एक ऐसा इलाका है जो कश्मीरी डोमिनेटेड इलाका है, तो किस तरीके से आप अपनी जीत उस इलाके से देखते हैं? और जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे पूछा कि आपको कहा कि खिताए पीर पंजाल में गुज्जर पहाड़ी के अलावा जो है वो ये जब तक ना किया जाए तो सियासत नहीं चलती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी देखने वालों को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत बहुत अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने 10 साल के बाद आज जब असेंबली के इलेक्शंस हुए और उन असेंबलीज़ के इलेक्शंस में उन्होंने अलायंस को जो है वो 2/3 की मेजॉरिटी देके कामयाब किया। जहाँ तक आपका सवाल ये था कि हर इलेक्शंस में गुज्जर पहाड़ी, गुज्जर कश्मीरी चलता है, और जिस तरह आपने स्पेसिफ़िकली मेरे से पूछा कि मेरा लोरन ब्लॉक जो है वहाँ पे अगर हम इसी इक्वेशंस को देखें तो 72% कश्मीरी स्पीकिंग पीपल हैं और बाकी गुज्जर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हैं। देखिए, हर दौर की जो सियासत है ना वो अलग है। कब तक हम, मेरी अपनी जो ज़ाती सोच है कि कब तक हम अपने मफाद के लिए अपने ही लोगों का नुकसान करते रहेंगे, कब तक हम उनको बांटते रहेंगे गुज्जर और कश्मीरी में या बाकी चीज़ों में। तो लिहाजा जब मेरा डीडीसी इलेक्शन हुआ तो उस वक़्त भी मैंने ये एक शुरुआत की कि हम जो ये एक तासुब सब था माशरे में गुज्जर कश्मीरी का, ख़ासकर इलेक्शंस को लेके, और उस इलेक्शंस को लेके क्या होता था कि इलेक्शंस तो ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद भी जो आवाम की ज़ाती ज़िंदगी रहती थी उसमें भी ये चीज़ हमेशा रहती थी कि गुज्जर कश्मीरी पहाड़ी ये सब चलता था। लेकिन शुक्र उस अल्लाह का कि जब आप नेक नीति से काम करते हो या चलते हो और एक मिशन को लेके चलते हो कि जो मिशन तुम्हारे अंदर होता है कि मुझे माशरे में प्यार और मोहब्बत कम्युनिटीज़ के बीच में रखा है, मुझे अपने लोगों के काम करने हैं, तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो वो नियत अल्लाह देखता है और अल्लाह अपने गैबी तरीक़ों से मदद करता है। तो उसी तरह अल्लाह पाक का शुक्र कि अल्लाह पाक ने डीडीसी इलेक्शंस में भी, और ख़ास करके जो अभी असेंबली इंतखाब पुंछ हवेली के हुए हैं, इनमें भी हम जो हैं वो इन जो आपने इक्वेशंस गुज्जर पहाड़ी की और इनकी बताई, तो हमने इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की कि ये ना हो जब इलेक्शंस हो तो एक वोटर सिर्फ वोटर होने की हैसियत से अपने मुस्तकबिल को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखे और उसको वोट करे जो इस काबिल हो, उनके वोट के काबिल हो, कि ना कि इसलिए कर दे वोट कि कोई गुज्जर खतरे में है या कोई कश्मीरी खतरे में है।
ना सब जिस तरीके से हमने देखा कि आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में आए, आज़ाद साहब के साथ आए, फिर आपने दोबारा क्यों एनसी या हम कहें कि अलायंस को जो है वो सपोर्ट दी, हिमायत दी? आप तो डीपीएपी में थे, आज़ाद साहब के साथ काफ़ी अरसे तक रहे, क्या आपको क्यों लगा कि आपको कांग्रेस को या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस अलायंस में या इस असेंबली इंतखाबात में जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके के हमारी रियासत के हालात पिछले 10 साल में थे, वो हालात, हम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, तो हमारा जो एक दायरा महदूद सा कर दिया जाता है, चाहे वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स का हो या काम काज को लेके हो। हम हमेशा यही सोचते थे, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जिस तरह आपने पहले कहा कि बिल्कुल वो पैरेलल चीज़ चलती थी, इसलिए कि हम उनको भी फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, वोटर्स को भी, और देखते थे कि मैं गुज्जर हूँ, मेरे साथ 30-35 हज़ार गुज्जर है, तो आई कैन डू एनीथिंग, मैं काम करूँ या ना करूँ। उसी तरह कोई दूसरी कश्मीरी है तो मेरे बाप दादा की विरासत है, तो मैं उसी विरासत पे काम करता रहूँगा। जिस तरीके से ये हालात बदले, जिस तरीके से हमारी रियासत की चीज़ें बदली, हमारी शनाख्त को, हमारी बाकी चीज़ों को छीना गया, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगा कि नहीं, हर बार सिर्फ वोट पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आपको वोट पॉलिटिक्स और एमएलए बनने से ऊपर उठ के चीज़ जानी चाहिए कि जो आपके माशरे के लिए, आपके लोगों के लिए, आपकी आवाम के लिए बेहतर हो। क्योंकि हमेशा आवाम हमारे लिए सोचती है, जो मेरा वोटर है, मेरा सपोर्टर है, वो मेरे बारे में सोचता है, लेकिन मैं उसके बारे में कितना सोचता हूँ, मैं उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके मुस्तकबिल के बारे में कितना सोचता हूँ, या किसी दूसरे का जो वोटर उसके साथ कनेक्टेड है वो कितना सोचता है। तो हम पॉलिटिशियंस भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट जो हैं वो ज़रूर करते रहे, लेकिन इस बार जो ये इलेक्शंस था, ये इलेक्शंस अवाम के मुस्तकबिल का था, जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल का था। तो मैंने जब अपने कॉन्शियस से इस चीज़ के बारे में पूछा कि एज एन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है। एमएलए अभी ना बने, 5 साल बाद बन जाएंगे, या जो अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अपने कॉन्शियस पे अंदर जाके जब इंसान देखता है कि आप अपने लोगों के लिए क्या फ़ैसला ले रहे हो, आप अपने आवाम के लिए क्या फ़ैसला ले रहे हो, उनके आने वाले मुस्तकबिल के बारे में क्या फ़ैसला ले रहे हो, और वो सब चीज़ें, वो सब क्वेश्चंस मुझे अपने एमएलए बनने से बहुत ऊपर लगे। और यही एक रीज़न था कि मैंने रब को हाजिर नाजिर मान के जब मैंने ये सफ़र शुरू किया अभी वाला, और अपना 100% दिया सच्चाई और ईमानदारी से, सिर्फ इसलिए कि मैं आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की आवाम को, और स्पेसिफिकली जो मेरा फ़र्ज़ बन जाता है, जो मेरा दायित्व और कर्तव्य बन जाता है, कि हवेली की जो आवाम है, जिस आवाम के सर पे हम लोग हैं, उनको आने वाले वक्त में तकलीफ़ें और परेशानियां ना हो। उन ताकतों को रोकना जो कल कोई भी फ़ैसला ले सकते थे, और बहुत से ऐसे फ़ैसले लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए हों, हेल्थ के लिए हों, या वर्शिप प्लेसेस के लिए हों। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरे इख्तियार देता है कि हम अपने फेथ के हिसाब से, अपने रिलीजन को माने, उसके हिसाब से चीज़ें करें, तो अननेसेसरली कुछ ताकतें अगर इस तरह की चीज़ें करें कि जो हमारे पर्सनल राइट्स को इन्फ्रिंज करें, तो मुझे लगा नहीं, मरने के बाद अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, उसकी अदालत, उसके फ़ैसले सबसे बड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद मैंने यही फ़ैसला लिया कि मुझे वही सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो मेरी आवाम के लिए बेहतर है। सब आज से 2 दिन पहले मैं लोरन में गई हूँ। लोरन में वहाँ पे मैंने देखा है, नंदी छूल के इलाके में गई हूँ जहाँ पर वो वाटरफॉल है। वहाँ की अगर हम तामीर और तरक्की की बात करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नंदी छूल के बारे में नहीं पता है। और हम देखें तो ये टूरिज़्म मैप पर भी नंदी छूल को अभी तक लाया गया नहीं। क्या आपने डीडीसी होने के नाते या उसके बतौर डीडीसी बतौर आपने क्या कुछ लोरन के उस इलाके के लिए किया है? आपके जो भी टर्नओवर बचा है, या आप जब से डीडीसी हैं, तो उस इलाके के लिए आपने क्या किया है? आपने सिर्फ एक नंदी छूल देखा है वहाँ पे, लेकिन नंदी छूल से भी खूबसूरत जगहें जो वो लोरन में हैं,
जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि लोरेन के लिए मैंने क्या किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस इलेक्शंस में जब मैं कैंपेन पे निकला, और निकलने के बाद जब बाकी ब्लॉक्स के लोगों ने हमें ये कहा, खासकर मुझसे ये कहा कि हम आप पे एतमाद इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि पिछले 3 साल में जो काम लोरेन ब्लॉक में हुए, जो तरक्की के काम वहाँ हुए, वो बाकी ब्लॉक्स में नहीं हुए। और उन कामों को देख के हमें भी एक उम्मीद जागी है कि आप अब हवेली के बारे में भी वैसा ही सोचेंगे जैसा कि आपने डीडीसी के टेन्योर में लोरेन ब्लॉक के बारे में सोचा। तो वहाँ से मैं भी इंट्रोस्पेक्ट करता था कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आज आपको कहीं पे जाके लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कोई चीज़ होती है और वो पूरी दुनिया में सामने आ जाती है। लोरेन के उन दूर दराज इलाकों में जहाँ पे कभी सड़क नहीं पहुँची थी, वहाँ पे सड़कें पहुँची हैं। हमारे स्कूल्स जो डैमेज हुए थे या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी थी, वो किया है। लोरेन ब्लॉक में ही गुज्जर हॉस्टल की तामीर का काम जो है वो शुरू हुआ है। और जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बढ़िया और अच्छा काम है, वो जो डन्ना का हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बन रहा है वहाँ पे, वो हमारी यूथ के लिए और आने वाले बच्चों के लिए खेलने की, और जब वो इंशाल्लाह मुकम्मिल हो जाएगा तो मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में आपको वैसा स्टेडियम जो है वो वहाँ पे कहीं पे मिलना मुश्किल है, जो इंशाल्लाह लोरेन डन्ना में जिसका तामीरी काम चल रहा है। नंदीछूल और टूरिज़्म का जहाँ तक मकसद है, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल में हमने बहुत से कैंप्स वहाँ किए हैं कि ताकि नंदीछूल का जो ये हमारा डेस्टिनेशन है ये टूरिज़्म मैप पे आ जाए और यहाँ पे लोग आना शुरू करें। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि उस जगह का मज़ा ही इसीलिए है कि आपको 1-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, लेकिन उसके साथ म्याखू वाला तक जो रोड है वो पहुंची है। उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर तक सड़क का जो बाकी का काम है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शुरू होगा। लेकिन मेरा ये इरादा और कोशिश है कि कम से कम आधा किलोमीटर का जो डिस्टेंस है नंदीछूल का और सड़क के बीच में की गाड़ियां पार्क करें और आधा किलोमीटर तक लोग जो है वो वॉक करके वहाँ पे जाएं, तो वो काम जो है कि वो एक हमारे उसमें काम में। और इसके साथ नंदीछूल का एक हमने 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना के टूरिज़्म को दिया हुआ है, जहाँ पे उसकी ब्यूटिफिकेशंस का और जो हमारे टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे उनके बैठने का, खाने पीने का इंतज़ाम, और इसके अलावा कि वाटरफॉल के इर्द गिर्द जो स्पेस है उस स्पेस को डेवलप करके वहाँ पे जो पानी है उस पानी को किस तरीके से अब हम और ज़्यादा खूबसूरती में तब्दील करें ताकि जो है कि वो जगह और खूबसूरत हो जाए। उसके प्रोजेक्ट्स गए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल वो मंजूर हो जाने थे, लेकिन पहले पार्लियामेंट इलेक्शंस की वजह से और उसके बाद ये असेंबली इंतखाब की वजह से, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो अभी मंजूर नहीं हुए। लेकिन अब इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अल्लाह उनकी मंजूरी हो जाएगी। या सब जिस तरीके से आपने हम कहें कि अलायंस के मैंडेट पर लड़ रहे एजाज जान को आपने सपोर्ट किया, आपके मुखालिफ जो थे खड़े हुए थे, अब्दुल गनी जो थे वो खड़े हुए थे बीजेपी के मैंडेट पे, और वहीं पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे मसूद चौधरी खड़े हुए थे, जिनका अब ये कहना है कि आपने एजाज जान को सपोर्ट तो किया लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आइंदा वक्त आने वाला है उसमें एजाज जान आपको डिच करेंगे, आपको धोखा दे देंगे। इस सब तनकीद को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे धोखा दे देंगे, मेरे नसीब का मालिक तो एजाज जान नहीं है, मेरा नसीब तो मेरे अल्लाह ने लिखा हुआ है, और जो ये बातें करते हैं उनका नसीब भी उसी रब ने लिखा है, और जो उनके नसीब में था वो अल्लाह ने अवाम के फैसले के ज़रिए उनको सुना दिया, और आने वाले वक्त में जो मेरे नसीब में होगा तो वो मेरे नसीब की चीज़ मुझे मिल जाएगी। मेरा आज का फ़र्ज़ ये था कि मैं अलायंस के लिए, जो मेरा पॉलिटिक्स का फर्स्ट बेस था कि मेरी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस का अलायंस था, तो मैंने ये कोशिश की कि क्यों नहीं एक ईमानदार सियासत की शुरुआत की जाए, क्यों नहीं अलायंस अगर राहुल गांधी
और उमर अब्दुल्ला के बीच में वहाँ हुआ है, तो उसको ग्राउंड ज़ीरो पे क्यों ना इम्प्लीमेंट किया जाए? क्यों मैं